देखिए, अगर आप बिहार टीआरई 4.0 या झारखंड पैरा टीचर या यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो और ये सीरीज जो आपकी चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। ठीक है। और इस सीरीज में हम क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। तो चार चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा आज से स्टार्ट हुआ है। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट है। हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है और 5th में पार्ट 1 है। टॉपिक का नाम हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार जो है लिविंग सेल की खोज की थी। तालाब में जो है लिविंग सेल की खोज की थी, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं। तालाब के जल में पहली बार स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ऐसे साइंटिस्ट कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है रॉबर्ट हुक का, दूसरा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जरा देखिए, देखो तालाब में पहली बार जो डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जो है तालाब में यानी कि पॉन्ड में जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और ये डिस्कवरी हुई थी हमारी कितने में, 1674 ईस्वी में ये डिस्कवरी एक लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, रॉबर्ट हुक है, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1665 में कार्क जो होता है, कार्क के पतले टुकड़े पर, कार्क के पतले टुकड़े पर, ठीक है, किसी खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी, डेड कोशिकाओं की खोज की। ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की, डेड कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक है कौन, ये वैज्ञानिक है हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है। अगला देखो, हमारे पास थर्ड नंबर है रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे केंद्र की खोज की। ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज की थी, और ये खोज करते हैं 1831 ईस्वी में। कब करते हैं, 1831 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया है कि में कोशिका के तरल पदार्थ के लिए जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था। द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल वॉज क्वाइंड बाई, मतलब जो कोशिका के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया था। ये प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है। तो ये साइंटिस्ट का नाम दिया था, हमारे एक साइंटिस्ट हैं, English CM pick. Shyama English CM pick. ठीक है। तो ये साइंटिस्ट देने वाले हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, उनका नाम होता है पुरकिंजे। ठीक है ना, एक मिनट देखते हैं। साइंटिस्ट है, इनका नाम होता है पुरकिंजे। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द की खोज की थी, और प्रोटोप्लाज्म शब्द की खोज करते हैं ये 1839 में। ठीक है ना, कब करते हैं ये, 1839 में खोज करते हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो, ये करते हैं जो है आपके सेल थ्योरी की खोज करते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का मतलब ये खोज करते हैं कोशिका सिद्धांत की। ठीक है। ये खोज किसकी करते हैं, ये खोज करते हैं कोशिका सिद्धांत की। और जो स्लाइडे नाम के वैज्ञानिक आते हैं, ये भी जो है इन्होंने को फाउंडेड है, को फाउंडेड सेल थ्योरी, यानी कि इन्होंने भी जो सेल थ्योरी है उसकी खोज में जो है सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिकों में इनका भी नाम आता है, स्लाइडेन का भी आता है, रुडोल्फ विर्चो का भी नाम आता है, ये जो इन्होंने भी सेल थ्योरी दी थी। और पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव्य नाम दिया था, इनका भी नाम आता है, 1839 में इन्होंने नाम दिया था। तो फिलहाल ये दोनों जीव द्रव्य शब्द के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किसने कहा था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। ऑल द सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। ये शब्द हमारे किसने कहे थे, तो ये शब्द हमारे कहे थे रुडोल्फ विर्चो ने। कौन से शब्द कहे थे, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, क्या कहा था कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है।
और सेल थ्योरी में भी ये सेंटेंस दिया था, ठीक है। और स्लाइडन और स्वान ने भी जो है सेल थ्योरी में अपनी स्टेटमेंट को दिया था, लेकिन स्लाइडन ने कहा था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर मेड बाय सेल। यानी कि इन्होंने कहा था कि जितने भी एनिमल है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। और स्लाइडेन ने भी ये कहा था कि जो है ऑल प्लांट्स आर मेड बाय मेड बाय सेल्स। यानी कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल के बने होते हैं, ये आपका क्या था, स्लाइडेन ने कहा था। और रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, स्टेटमेंट दिया था, आपने शायद याद होगा, ओमनी, ठीक है, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ठीक है। ओमनी सेलुला ए सेलुला नाम का ये स्टेटमेंट देने वाले कौन से साइंटिस्ट आते हैं? ये साइंटिस्ट आते हैं हमारे कौन से, ये रुडोल्फ विर्चो नाम के ही साइंटिस्ट आते हैं, जो सबसे पहले यही कहते हैं कि जो कोशिकाओं, और ये जो इसका जो सेंटेंस है इसका मतलब ही होता है कि किसी भी कोशिका की उपस्थिति जो होते हैं वो पूर्व में उपस्थित यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट देने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये स्टेटमेंट देने वाले साइंटिस्ट भी हैं हमारे कौन से, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को भोजन ग्रहण करने में सक्षम बनाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज, यानी इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा इस प्रोसेस को नाम से जानते हैं एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस हमारी क्या कहती है, देखो ये हमारी ये कहती है कि कोशिका के लचीलेपन के कारण, कोशिका के लचीलेपन के कारण, ठीक है, बाहरी वातावरण से भोजवा, ठीक है, लचीलेपन के कारण बाहरी वातावरण से भोजवा अन्य पदार्थों को अन्य पदार्थों को ग्रहण करना ग्रहण करना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट ये सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अमीबा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो अमीबा होता है उस वो क्या करता है, अपनी कोशिका के लचीलेपन की वजह से कोशिका को जो है कोशिका से जो फूड होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद कोशिका के अंदर उसको ग्रहण कर लेता है। इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और एक वर्ड है जीव द्रव्य कुंचन, ये हमारे क्या होता है, जब किसी भी कोशिका को हम अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य होता है वो सिकुड़ जाता है, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अति पराशरी विलयन में कोशिका को रखने से, ठीक है, कोशिका को रखने से उससे उससे पानी का बाहर निकलना, ठीक है, निकलना और जीव द्रव्य का सिकुड़ना और जीव द्रव्य का सिकुड़ना, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। जब किसी भी कोशिका को अति पराशरी विलयन यानी बहुत गाढ़ी विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, कोशिका के अंदर से लिक्विड निकल करके, जो पानी होता है लिक्विड निकल करके उस गाढ़ी विलयन में आ जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक वर्ड होता है एक्सोसाइटोसिस के नाम से, क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से नहीं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और बाहर निकालने के प्रोसीजर को ही हम बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। देखो एक एक टर्म को यहाँ पर हम थोड़ा सा समय भले ही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि एक एक टर्म को आपको यहाँ पे बताएं, भले ही टाइम लगे, आप इन चीजों को समझिएगा और आंसर दीजिएगा, तो वही इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
कोशिका को जब अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, तो उसका क्या होता है, इफ द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, व्हाट विल लाइकली हैपन टू इट। यानी कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखते हैं जिसका जो है प्रोसेस, जिसका जो ऑस्मोटिक लेवल है वो कम है, अल्प पराशरी विलयन है। तो जब अल्प पराशरी विलयन होगा तो उसमें जो कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, फूल जाएगी। तो इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही गाढ़ा विलयन है, बहुत ही क्या है, गाढ़ा विलयन है। और उस गाढ़े विलयन में हम मान लेते हैं कोई भी हमारी एक कोशिका को रखते हैं, तो गाढ़ा विलयन है, ठीक है, इसके देखो जब ये गाढ़ा विलयन होगा तो इसके अंदर होगा हमारे पास तनु विलयन होगा, ठीक है। तो तनु विलयन होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर का जो पानी वाला कंटेंट है वो बाहर की तरफ निकलेगा, और जब बाहर की तरफ निकलेगा तो कुछ समय के बाद यही कोशिका कुछ ऐसी ऐसी सिकुड़ टाइप की जाएगी, ठीक है ना, इसकी ये कोशिका हमारी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि इसका पानी हो गया बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो जब इसको, और दूसरी बात है, मान लेते हैं कि जो है हमारे पास कोशिका है और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज्यादा तनु विलयन रखते हैं, कैसा देखते हैं, तनु विलयन, यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि बहुत गाढ़ा नहीं है, तनु है, तो इसका मतलब पानी जो है अब अंदर की तरफ इसके प्रवेश करेगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। तो अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो कोशिका जो होती है वो आपकी स्वेल हो जाएगी, यानी कोशिका फूल जाएगी, ठीक है। तो कोशिका फूल जाएगी जब इसको जो है अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो कोशिका हो जाएगी, फूल जाएगी। क्लियर हो गया ना। और जरा ध्यान से समझिएगा, देखो ये जो एक लेयर है, किसी लेयर के माध्यम से होते हुए तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलेय के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक, यानी परासरण के नाम से जानते हैं। और ये आपको हमने डिस्कस किया है कब, जब अभी पिछले पुराने चैप्टर्स हुए हैं तो वहां पर इस बात को हम डिस्कस करते हैं। और देखो अगर कोशिका को सिकुड़ना होगा तो इसका मतलब उसको हमें अति पराशरी विलयन में रखना होगा। अति पराशरी विलयन में जब रखेंगे तब जब हमारी होगी कोशिका वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात है, सेल विल रिमेन द सेम साइज, अगर सेम साइज में रखना है तो उसको हमें सम पराशरी विलयन में रखना पड़ेगा। कैसे विलयन में, उसको हम सम पराशरी विलयन में रखेंगे तब जाके जो हमारी कोशिका हो जाएगी उसका आकार में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। पराशरण के कारण पादप कोशिका में कोशिका भित्ति से जीव द्रव्य के सिकुड़ने की प्रक्रिया को, अभी हमने बोला है, जीव द्रव्य के सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी मॉलिक्यूल का, यानी कि वाटर का, कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ आ जाना। जब पानी बाहर की तरफ आ जाएगा तो कोशिका के अंदर पानी की हो जाएगी कमी, और उसके अंदर का मटेरियल हो जाएगा वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पौधों व पशु कोशिकाओं में अंतर उनमें से किस संरचना के कारण होता है। देखो पौधों और जंतु दोनों में हमें अंतर पूछना है, पौधे और जंतु की कोशिकाओं में अंतर क्यों होता है। देखो पौधे और जंतु में दोनों में नाभिक जो होता है दोनों में पाया जाता है, नाभिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है, नाभिक जो होता है, यानी कि न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा। एंजाइम जो होते हैं वो प्लांट और न्यूक्लियस दोनों में पाए जाएंगे। लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो केवल किस में पाई जाएगी, ये केवल हमारी प्लांट में पाई जाती है। प्लांट में तो पाई जाती है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि एनिमल्स में प्लांट सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब यही आपका डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल का मतलब होती है जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर एक मजबूत आवरण होता है, मजबूत लेयर होती है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वॉल द्वारा, क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। प्लांट सेल वॉल द्वारा प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, पादप कोशिका भित्तियां मुख्यतः किसकी बनी होती हैं। अभी हमने बताया कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यानी कि जो वही अभी जो हमने पढ़ा था, देखो कोशिका भित्ति क्या बताया था कि प्लांट की सेल के बाहर एक मजबूत मोटी लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज हमारा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कैसा है, ये हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो हमारी किससे किससे बनती है,
ठीक है। वो प्रोटीन क्या करने में सहायक होती है? प्रोटीन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में सहायता करती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में सहायक होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। जो लिपिड होता है वो क्या होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट होता है कौन? वो लिपिड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो आपको ये बात पता होगी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जो, यानी कि जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो गुणसूत्र में एक होता है हमारा डीएनए, और जो प्रोटीन होती है उसमें हमारी पास पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? गुणसूत्र में डीएनए के साथ हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम आपको पता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या नाम होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका नाम होता है डीएनए। इसका काम क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? जीवन के निर्माण और संगठन की जिम्मेदारी किसके, जो इसकी सूचना होती है वो डीएनए के पास स्टोर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर हमारा कौन सा होगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कौन सा है? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड, जो डीएनए का है वो क्रियात्मक खंडों को किस नाम से जाना जाता है? डीएनए के कौन से सेक्टर ऐसे होते हैं जो क्रियात्मक रूप से डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं? तो डीएनए के जो क्रियात्मक खंडों को हम जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। डीएनए के जो जितने भी हमारे फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक विशेष भाग होता है, ठीक है। डीएनए का जो है डीएनए के विशेष भाग होते हैं। जो डीएनए के जो विशेष भाग होते हैं, यानी कि जीन का काम क्या होता है? जीन देखो क्या होता है, डीएनए के कुछ विशेष भाग होते हैं जो प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देशित करते हैं। जो क्या करते हैं? जो प्रोटीन निर्माण के लिए, ठीक है, जो प्रोटीन निर्माण के लिए निर्देशित करते हैं, ठीक है, निर्देशित करते हैं। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर बोला गया केंद्रक यानी न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं उसी के आसपास के क्षेत्र को हम न्यूक्लियोइड यानी केंद्रांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या इसको लिखना पड़ेगा? तो इसको बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अपरिभाषित प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अपरिभाषित जो केंद्रक क्षेत्र होता है, अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र होता है, उसी को हम बोलते हैं केंद्रांक के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। अगली कहानी देखो, यहाँ पे बोली गई क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन का मतलब होता है कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन से, देखो कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन से पहले डीएनए बहुत उलझे हुए छोटे छोटे धागों के रूप में होता है जिनको हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होता है? कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका विभाजन से पूर्व डीएनए के उलझे हुए डीएनए के उलझे हुए धागे नुमा जो संरचना होती है उसको हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। थोड़ा सा आज जो है लाइट का कुछ इशू है, इस वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा सा मामला ठीक नहीं बन रहा है। फिलहाल कैसे कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका इन प्रोकैरियोटिक द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा है कि जो है न्यूक्लिक एसिड वाले अपरिभाषित केंद्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड वाले अपरिभाषित केंद्र को हम जानते हैं न्यूक्लियाब के नाम से, यानी केंद्राब के नाम से जानते हैं। अभी हमने जस्ट पहले वाली स्लाइड में हमने केंद्राब के बारे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अपरिभाषित केंद्रक का जो क्षेत्र होता है उसी को जो है क्या बोलते हैं? केंद्राब के नाम से जानते हैं।
तो अच्छा, केंद्र जो है अगली कहानी देखो, यहाँ पे बोलेगी केंद्रिका क्या होती है। तो केंद्रिका क्या होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र के अंदर पाई जाने वाली जो संरचना होती है, तो लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र के अंदर पाई जाने वाली संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस के नाम से हम इसको जानते हैं। और एक वर्ड हमारा है केंद्रक। द्रव्य क्या होता है, तो केंद्र के अंदर जो द्रव होता है, केंद्र के अंदर जो द्रव्य होता है, उसी को हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से उसी को हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। Which of the following lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter the living body? निम्नलिखित में किसमें झिल्ली का अभाव होता है, इसलिए जब तक वे जीवित शरीर में प्रवेश नहीं करते तब तक जीवन के लक्षण नहीं दिखाते। तो आपको एक बात पता है कि जो वायरस होते हैं उनमें कोई भी लेयर या कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वायरस में कोई झिल्ली नहीं होती है, इसलिए जब तक वो किसी सेल के अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको लिविंग नहीं माना जाता। तो इसका जो आंसर होता है वो हमारा होता है वायरस, कहेंगे इसको, किस नाम से जानेंगे, वायरस को। और आपको एक बात पता है कि जो वायरस होती है वो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है, बीच की कड़ी, उसको हम वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली कहानी आती है, देखो जीवाणु क्या होता है। जीवाणु में हमारी जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति यानी कि वही सेल के बाहर जो चारों तरफ की एक लेयर होती है जिसको कोशिका भित्ति, और और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति भी होगी और कोशिका झिल्ली भी होगी, और यही बात इसमें कवक में भी होगी, दोनों पाए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको RER के नाम से ये बार बार पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखिएगा, RER। देखो आपने नाम सुना होगा कि जो अंतः प्रद्रवी जालिका होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक अंतः प्रद्रवी जालिका हमारी रफ प्रकार की होती है जिसको बोलते हैं क्या, दानेदार संरचना होती है, और एक होता है स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, यानी कि एक में हमारे दाने जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं, उन दाने जैसी संरचनाओं को हम नाम देते हैं राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम क्या करता है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक यानी कि जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, और जो स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका होती है जिसको हम बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसमें ये जो है आपके फैट यानी कि जो वसा होती है, वसा के ड्रॉपलेट बनाने का काम करती है, वसा ड्रॉपलेट। ठीक है ना, फैट ड्रॉपलेट बनाने का जो काम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने बताया। तो बोला गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से नीचे खुरदुरा क्यों दिखता है। तो खुरदुरा दिखने का एक ही वजह है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और इस वजह से वो क्या करता है, वो खुरदुरा दिखता है। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के आपने पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होता है 70S राइबोसोम, और एक होता है 80S राइबोसोम। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का कार्य हमने आपको बताया है, क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण। क्या काम होता है, प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का काम होता है। प्लास्टिड क्या होता है, ये प्लास्टिड जो है पौधों में पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड जो होता है ये पौधों में पाया जाता है। और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली बोलते हैं, यानी कि इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि इसमें पाचन से जुड़े अंग पाए जाते हैं, यानी कि पाचन से जुड़े अंग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो देखो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, पहला ऑप्शन है पराक्सीसोम, लाइसोसोम, पॉलीसोम। तो जो पॉलीसोम होता है
वो जो है पॉलीसोम जो होता है वो राइबोसोम की एक श्रृंखला है, राइबोसोम की एक श्रृंखला है जिसको बोलते हैं पॉलीसोम। और यही पॉलीसोम प्रोटीन का निर्माण करती है। यही पॉलीसोम किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। तो पॉलीसोम क्या बोल सकते हैं कि ये राइबोसोम की क्या होती है? राइबोसोम की एक श्रृंखला, एक श्रृंखला होती है जो क्या करती है? जो प्रोटीन का निर्माण करती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, राइबोसोम के अंदर की एक पार्ट है। लाइसोसोम जो है वो कोशिका के पाचन तंत्र का काम करता है, कोशिका का पाचन तंत्र का काम करता है, पाचन तंत्र का काम करता है। और जो पराक्सीसोम होता है वो विषैले पदार्थों को तोड़ने का काम करता है, विषैले पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। यानी कि जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेज अगर कोई भी सेल के अंदर बन रहे हैं उनको खत्म करने का काम करेगा कौन? पेरोक्सीसोम ये काम करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सिंथेटाइजिंग। ठीक है ना, यानी कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, किसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो अभी आपको हमने बताया कि जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो वसा के संश्लेषण की भूमिका निभाती है। यानी कि जो है लिपिड का निर्माण करने के लिए लिपिड के ड्रॉपलेट बनाती है, फैट के ड्रॉपलेट बनाने का काम करती है। ठीक है, लिपिड का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, RER करता है, अभी हमने बताया है। लिपिड का निर्माण करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण कौन करेगा? उसका निर्माण करेगा कौन? दो चीजें उसका निर्माण करेंगी। एक हमारा कर सकता है या तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पौधों की अगर बात करें तो पौधों में जो इसका निर्माण करेगा वो क्लोरोप्लास्ट करेगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर करेगा? पौधों में, क्योंकि जो है एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, तो एनिमल में पाया जाएगा गाल्जी काय। कौन पाया जाएगा? गाल्जी काय करेगा। और गाल्जी काय में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, किसके अंदर निर्माण होता है? वो आपका निर्माण होता है किसके अंदर? वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर निर्माण ही होता है। ठीक है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? जैसे हम आपसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। कौन बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड इस चीज का निर्माण करता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अगली बात करते हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा। देखो 16 नंबर, प्रोटीन और लिपिड का उपयोग करके कोशिका झिल्ली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोटीन और लिपिड दोनों का उपयोग करके हम जब सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं उस प्रोसीजर को क्या नाम दिया जाता है? तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजें बनाती है। एक हमारी बनाती है रफ वाली हमारी बनाएगी प्रोटीन, और स्मूथ वाली हमारी बनाएगी लिपिड, यानी कि जो है वसा का निर्माण करेगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का निर्माण और लिपिड का निर्माण होगा, और इसी प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, सेल मेम्ब्रेन का श्यामा निर्माण इंग्लिश होता है। CM पिक। इसी को बोलते हैं सेल या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के श्यामा नाम से इंग्लिश जानते CM हैं। पिक। जीव द्रव्य कुंचन के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य कुंचन क्या कहता है? पानी। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब होता है जब सेल के अंदर से पानी निकल जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, यानी कोशिका श्रिंक हो जाती है, उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब कोशिका विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन के बाद, यहाँ से समझिएगा, कोशिका विभाजन के बाद जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें कोशिका द्रव्य बचता है। क्या बचता है? कोशिका द्रव्य बचता है। यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य के विभाजन को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बोला गया है
जो है श्यामा इंग्लिश कशेरुकियों की CM यकृत Tech. कोशिकाओं में कौन सा अंग कई विषों और दवाओं के विष हरण का काम करता है? तो इसके बारे में श्यामा अभी हमने इंग्लिश बताया है CM Tech. क्या कि जो विष हरण का काम करेगा यानी कि जो यकृत कोशिकाओं में जो आपका विष हटाने का काम करेगा वो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ये काम करेगी। ठीक है। गाल्जी उपकरण जो है पदार्थों की पैकिंग करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बात हमने डिस्कस कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बोला गया है कि गाल्जी ऑपरेटर्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, यानी कि गाल्जी उपकरण की जो है वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो गाल्जी उपकरण का वर्णन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक होते हैं कैमिलो गाल्जी। कौन आते हैं? कैमिलो गाल्जी नाम के वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने जब नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे थे ये, तो उस समय इन्होंने गाल्जी काय की खोज की थी और इन्होंने सबसे पहले गाल्जी बॉडी या गाल्जी ऑपरेटस शब्द इन्होंने सबसे पहले दिया था। आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसी में एक वर्ड और आता है रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन जो होते हैं वो केंद्र की खोज करते हैं। और एक वर्ड और आता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम का निर्माण करता है? तो आपको ये बात अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो लाइसोसोम का निर्माण करता है वो गाल्जी उपकरण करता है। कौन उपकरण करता है? गाल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है। कैसे करता है? देखो जो है जो आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उससे कुछ एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं और गोल्जी बॉडी क्या करता है? उनको अरेंज करता है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करता है और उससे अरेंज करने के बाद उससे बनता है लाइसोसोम। और वही जो अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट एंजाइम का जो अरेंजमेंट है, एक अरेंज्ड कंडीशन में जो एंजाइम है, उन्हीं एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये काम करता है कौन? गाल्जी उपकरण करता है। ठीक है ना। एक बार फिर से बताते हैं कि जो हमारी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो बहुत सारे पाचक एंजाइम को श्रवण करती है और जब ये पाचक एंजाइम गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं तो यही एंजाइम क्या होते हैं? यही एंजाइम को जो हमारा गाल्जी काय होता है वो एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करता है और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करने के बाद ये कार्यात्मक लाइसोसोम बन जाते हैं और इसका मतलब गाल्जी काय इनका निर्माण करता है। और अगला ऑप्शन देखो, यहाँ पे बोला गया है रसधानी क्या करती है? रसधानी का मतलब रसधानी क्या करती है? जो प्लांट के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे जल हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया, आदि इन सभी को भंडारण करने का काम करता है। वो कौन करता है? वो करता है आपका वैक्यूल यानी कि रसधानी करती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख नहीं रहे तो आप इसको समझ लीजिएगा। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकांड्रिया कोश के श्वसन के बाद ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करता है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया जो है 2 लेयर वाली संरचना होती है, ये भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। लाइसोसोम को अक्सर कोशिका के आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? देखो इसका आंसर आपको सीधी सी बात बता रहे हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई कोशिका हमारी डेड हो रही है या कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी कोशिका हमारी क्षतिग्रस्त हो गई, अगर यानी कोई भी कोशिका हमारी डैमेज हो गई है और कोशिका सही से काम नहीं करती है, तो आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर हमारे बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं और पाचक एंजाइम छोटे-छोटे पैकेट में भरे होते हैं, वो पैकेट फट जाती है और जब वो पैकेट फट जाएगी तो यही जो पाचक एंजाइम दूसरे को पचा रहे थे, वो अपनी ही कोशिका को डाइजेस्ट कर जाएंगे और यानी कि अपने आप को क्या कर दिया, उन्होंने खत्म कर लिया। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको जो है इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करने का काम हमारे पास रिक्तिका का होता है, वैक्यूल का होता है। एटीपी स्टोर करने का काम, एटीपी का काम जो है हमारा माइटोकांड्रिया से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का रियल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, लाइसोसोम के अंदर मौजूद शक्तिशाली पाचक एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो अभी हमने आपको बताया है कि जो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं वो अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले सारी बातों को डिस्कस किया था कि लाइसोसोम बनता कहाँ से है? अंतःप्रद्रवी जालिका जो रफ अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, बहुत सारे एंजाइम को श्रावण करती है, पाचक एंजाइम का श्रावण करती है। उन पाचक एंजाइम को गाल्जी काय क्या करता है? एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट देता है और वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट के बाद ये सभी एंजाइम एक पैकेट में भरे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम कार्यात्मक लाइसोसोम का काम करते हैं। ठीक है। स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ये मुख्यतः क्या करती है? ये फैट ड्रॉपलेट बनाने का काम करती है। एंजाइम क्या होते हैं? देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं।
एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि लाइसोसोम के अंदर मौजूद शक्तिशाली पाचक एंजाइम कौन होते हैं? आपको पता है एंजाइम हमारे होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन हमारी किससे जुड़ी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम से जुड़ी होती है, और राइबोसोम लगा होता है आरईआर से लगा होता है, तो इसका आंसर आप रफ ये दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला आंसर देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो आपको पता है कोशिका का पावर हाउस हमें क्या कहा जाता है? वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नाभिक को क्या कहते हैं? नाभिक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं या कंट्रोल सेंटर कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, या कोशिका का मस्तिष्क हमें कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को हम सेल का किचन कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट के माध्यम से क्या करता है? ये भोजन यानी ग्लूकोज को बनाने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। ये तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लिख नहीं रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको लिख नहीं रहे, आप इनको समझ लीजिएगा। विभिन्न रासायनिक विधियों द्वारा आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किस रूप में जो है जारी की जाती है? वो एटीपी के रूप में जारी की जाती है। एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को एनर्जी क्वाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक, कुछ एनिमल्स में ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी ज्यादा से ज्यादा इसका काम संदेश वहां पर प्रोटीन के निर्माण में शामिल होने का काम इसका ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया का अद्भुत अंग है क्योंकि इसके पास अपना स्वयं की कोशिका, क्योंकि ऐसे क्या होता है, इसके डीएनए और राइबोसोम होते हैं, कोशिका भित्ति और झिल्ली होती है। देखो कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, ठीक है, नाभिक और जीन होते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद के डीएनए और राइबोसोम यानी कि प्रोटीन निर्माण का काम इसके पास स्वयं का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और यही सेम कहानी क्लोरोप्लास्ट के पास भी होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा अद्भुत अंग है क्योंकि इसके पास हमारे पास डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। अगला काम है, प्लास्टिड हमारे किस में मौजूद होते हैं? प्लास्टिड हमारे केवल और केवल प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, प्लास्टिड हमारे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई 25 क्वेश्चन की। तो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन को ही रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 25 क्वेश्चन में डिस्कस करने थे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो लास्ट में थोड़ा सा हमने चीजों को स्पीड में किया है, ठीक है। आपको वैसे सारी बातें बताई हैं, जो लिखने की बजाय उसको बोल दिया है। देखो वीडियो बनाने की जिम्मेदारी हमारी, अपलोड हमने किया है, बाकी अब आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है ना, आप मित्रों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। अभी नया चैनल है, बहुत जल्दी जो है हमने स्टार्ट किया है, तो आप सभी की जिम्मेदारी के साथ सभी लोगों के सहयोग से जो है चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि जब आप जो है एक जो है कंटेंट को जब आप देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चैप्टर 5 का वीडियो नंबर सेकंड, 50 क्वेश्चन हमने बोले हर चैप्टर के आते हैं, तो 50 बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएंगे। ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारे अराताई प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है, अराताई प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, और अराताई प्लेटफॉर्म का जो लिंक है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इससे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के सेट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।